प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में जीवन वृत्तांतों, कविताओं और नाटकों की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाता है, जिनमें साहित्यिक, पुरातात्विक और अभिलेखीय साक्ष्य शामिल हैं। साहित्यिक स्रोतों में जीवन वृत्तांत, चरित्र, काव्य और नाटक महत्वपूर्ण हैं, जो तत्कालीन राजनीति, समाज और संस्कृति की जानकारी प्रदान करते हैं। हालांकि ये ग्रंथ अक्सर कलात्मक उद्देश्यों से लिखे गए थे, फिर भी इनका ऐतिहासिक मूल्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक जीवन वृत्तांत, चरित्र के रूप में ऐतिहासिक स्रोत। प्राचीन भारत में जीवन वृत्तांत आमतौर पर राजाओं और शासकों के गौरवगान के लिए लिखे जाते थे। ये ग्रंथ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करते हैं, लेकिन इनमें अतिशयोक्ति भी हो सकती है। मुख्य उदाहरण: हर्षचरित, 7वीं शताब्दी ईस्वी, बाणभट्ट द्वारा रचित यह ग्रंथ सम्राट हर्षवर्धन के जीवन और शासन की जानकारी देता है। विक्रमांक देवचरित, बिल्हन द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ चालुक्य राजा विक्रमादित्य 6 के शासन का वर्णन करता है। पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई द्वारा रचित यह ग्रंथ पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित है, लेकिन इसमें कई किंवदंतियां भी जुड़ी हुई है। ऐतिहासिक महत्व और सीमाएं। ये राजनीतिक और सांस्कृतिक जानकारी प्रदान करते हैं। इनमें पक्षपात होता है, जिससे इन्हें सावधानीपूर्वक जांचना आवश्यक है। वंशावलियां और प्रशासनिक विवरण इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। 2 काव्य, कविता के रूप में ऐतिहासिक स्रोत। प्राचीन भारतीय काव्य राजाओं की प्रशंसा, समाज का चित्रण और धार्मिक विचारों को व्यक्त करने का माध्यम था। इनमें से कुछ ग्रंथ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन भी करते हैं। मुख्य उदाहरण: राजतरंगिणी, 12वीं शताब्दी ईस्वी, कल्हन द्वारा रचित यह कश्मीर का ऐतिहासिक ग्रंथ है। मेघदूत, कालिदास द्वारा रचित यह काव्य तत्कालीन भौगोलिक और सांस्कृतिक जानकारी देता है। कीर्तार्जुनीयम, भारवी द्वारा लिखित यह महाकाव्य तत्कालीन युद्ध संस्कृति को दर्शाता है। ऐतिहासिक महत्व और सीमाएं। इनमें समाज, रीति रिवाज और राजनैतिक घटनाओं का वर्णन होता है। अक्सर काल्पनिक और अलंकारिक शैली का प्रयोग किया जाता है, जिससे इन्हें अन्य साक्ष्यों के साथ मिलाकर देखना आवश्यक है। 3 नाटक, नाट्य के रूप में ऐतिहासिक स्रोत। प्राचीन भारत में नाटक सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं को चित्रित करने का एक प्रमुख साधन था। इनमें शाही दरबारों, सामाजिक परंपराओं और राजनीति का विवरण मिलता है। मुख्य उदाहरण: मुद्राराक्षस, विशाख दत्त द्वारा रचित यह नाटक मौर्यकालीन राजनीति और चाणक्य की भूमिका को दर्शाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास द्वारा लिखा गया यह नाटक शाही जीवन और सामाजिक परंपराओं को दर्शाता है। स्वप्नवासवदत्ता, भास द्वारा रचित यह नाटक तत्कालीन राजनीतिक साजिशों को प्रस्तुत करता है। ऐतिहासिक महत्व और सीमाएं। दरबारी जीवन, राजनीति और कूटनीति की जानकारी प्रदान करते हैं। अक्सर मिथकों और कल्पना से मिश्रित होते हैं, जिससे सतर्कता से अध्ययन आवश्यक है। निष्कर्ष: जीवन वृत्तांत, काव्य और नाटक प्राचीन भारतीय इतिहास की बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। हालांकि इनमें अतिशयोक्ति और कल्पना शामिल हो सकती है, लेकिन जब इन्हें पुरालेखीय और पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ मिलाकर देखा जाता है, तो वे इतिहास को समझने में सहायक होते हैं। इन साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से प्राचीन भारतीय समाज, राजनीति और संस्कृति की व्यापक जानकारी प्राप्त होती है। भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में नवपाषाण संस्कृतियों की विशेषताएं क्या है? नवपाषाण युग, लगभग 7000 से 1000 ईसा पूर्व में मानव समाज शिकारी संग्रहकर्ता से कृषक जीवन की ओर बढ़ा। इस काल में कृषि, पशुपालन, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण और स्थायी बस्तियों का विकास हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण संस्कृतियां भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार भिन्न थीं। विभिन्न क्षेत्रों में नवपाषाण संस्कृतियां। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, मेहरगढ़, बलूचिस्तान, लगभग 7000 ईसा पूर्व। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन कृषि बस्ती। गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण। भेड़, बकरी और गाय का पशुपालन। मिट्टी की ईंटों से बने घर। हाथ से बनाए गए मिट्टी के बर्तन। कब्रों में वस्तुएं रखे जाने के प्रमाण।
समाज में वर्ग भेद की शुरुआत। 2. उत्तर भारत, कश्मीर घाटी, बुर्जहोम, गुफकरल, लगभग 3000 ईसा पूर्व। गरहा निवास, पिट ड्वेलिंग्स, जो ठंडे मौसम के अनुकूल थे। हड्डी और पत्थर के औजारों का उपयोग। भेड़, बकरी और गाय का पालन और गेहूं और जौ की खेती। कब्रों में कुत्तों और अन्य वस्तुओं को दफनाने की परंपरा। 3. मध्य और पूर्वी भारत, छोटा नागपुर का पठार, कोलडीहवा, महगरा, लगभग 4000 ईसा पूर्व। चावल की खेती के प्रारंभिक प्रमाण। गोल और अंडाकार झोपड़ियाँ। शिकारी संग्रहकर्ता जीवन के साथ साथ कृषि। 4. दक्षिण भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, लगभग 2500 ईसा पूर्व। स्थल, ब्राह्मगिरी, हल्लूर, संगनाक्लू, कर्नाटक, पेयमपल्ली, तमिलनाडु। बाजरा, मीलेट की खेती। राख के टीले जो पशुपालन और आग से जुड़ी रस्मों का संकेत देते हैं। चिकनी पत्थर की कुल्हाड़ियाँ और मिट्टी के बर्तन। उत्तर पूर्व भारत, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, लगभग 2500 ईसा पूर्व। स्थल, दाओजाली हार्डिंग, असम, सरुतारू, मेघालय। दक्षिण पूर्व एशिया के प्रभाव के प्रमाण। झूम खेती की शुरुआत। चावल और कंदमूल वाली फसलें उगाई जाती थीं। 2. भारतीय नवपाषाण संस्कृति की सामान्य विशेषताएं। कृषि का विकास। भोजन संग्रहण से भोजन उत्पादन की ओर बढ़ाव। पशुपालन, भेड़, बकरी, गाय और बाद में घोड़े का पालन। औजार, चिकने पत्थर के औजारों का उपयोग। मिट्टी के बर्तन, हाथ से बने और बाद में चाक से बने बर्तन। निवास स्थान, स्थायी गांव, जिनमें मिट्टी के घर होते थे। समाधि प्रथाएं, वर्ग भेद और धार्मिक मान्यताओं के प्रमाण। निष्कर्ष, भारतीय नवपाषाण संस्कृतियाँ क्षेत्रीय विविधता प्रदर्शित करती है। मेहरगढ़ में सबसे पुरानी कृषि, कश्मीर में गरढा निवास, दक्षिण भारत में बाजरा की खेती और पूर्वी भारत में चावल की खेती की शुरुआत हुई। इस युग में कृषि, पशुपालन और स्थायी बस्तियों की स्थापना से सिंधु घाटी जैसी सभ्यताओं का विकास संभव हुआ। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव पर एक टिप्पणी लिखिए। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, मुख्य रूप से आधुनिक पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में, लगभग 3300 और 1900 ईसा पूर्व के बीच उभरी। इसका उद्भव एक जटिल प्रक्रिया थी, जो पहले की नवपाषाण और ताम्रपाषाण संस्कृतियों में निहित थी और पर्यावरणीय, तकनीकी और सामाजिक आर्थिक कारकों के संयोजन से प्रेरित थी। पूर्ववर्ती और प्रारंभिक विकास। हड़प्पा सभ्यता की नींव नवपाषाण काल में, विशेष रूप से मेहरगढ़ संस्कृति, लगभग 7000 से 3300 ईसा पूर्व में देखी जा सकती है। मेहरगढ़, जो बलूचिस्तान के कच्ची मैदान में स्थित है, प्रारंभिक कृषि, पशुपालन और बसे हुए जीवन के प्रमाण प्रदान करता है। समय के साथ, इन प्रारंभिक कृषि समुदायों ने सिंचाई के उपयोग सहित अधिक परिष्कृत कृषि तकनीकों का विकास किया और अधिशेष भोजन का उत्पादन करना शुरू किया। इस अधिशेष ने जनसंख्या वृद्धि और विशेष शिल्पों के विकास को सुगम बनाया। ताम्रपाषाण काल, लगभग 3300 से 2600 ईसा पूर्व, ने इन प्रारंभिक बस्तियों के और विकास को देखा। अमरीनाल, कोट दीजी और सोथी सिसवाल जैसी क्षेत्रीय संस्कृतियां उभरीं, जो विशिष्ट मिट्टी के बर्तनों की शैलियों और बढ़ते शहरी विशेषताओं की विशेषता थी। इन संस्कृतियों ने सामाजिक संगठन और संसाधन प्रबंधन में बढ़ती जटिलता का प्रदर्शन किया, जिससे बाद की शहरी सभ्यता की नींव रखी गई। शहरीकरण में प्रमुख कारक। कई कारकों ने तेजी से शहरीकरण में योगदान दिया जो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता थी। कृषि अधिशेष, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ बार के मैदानों ने कृषि के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान कीं। नहरों और जलाशयों सहित सिंचाई प्रणालियों के विकास ने अधिशेष भोजन के उत्पादन को सक्षम किया, जिसने बढ़ती आबादी का समर्थन किया और श्रम के विशेषज्ञता की अनुमति दी। तकनीकी उन्नति। हड़प्पा के लोग कुशल शिल्पकार थे, जो मिट्टी के बर्तनों, धातु विज्ञान और मनका बनाने में उत्कृष्ट थे। उन्होंने मानकीकृत भार और माप विकसित किए, जिसने व्यापार और वाणिज्य को सुगम बनाया।
निर्माण के लिए पकी हुई ईंटों के उपयोग ने टिकाऊ और समान निर्माण सामग्री प्रदान की, जिससे उनके शहरों की नियोजित प्रकृति में योगदान हुआ। व्यापार और विनिमय। हड़प्पा के लोग सिंधु घाटी के भीतर और मेसोपोटामिया और मध्य एशिया जैसे क्षेत्रों के साथ व्यापक व्यापार नेटवर्क में लगे हुए थे। वस्तुओं और विचारों के इस आदान प्रदान ने आर्थिक विकास और सांस्कृतिक प्रसार को प्रोत्साहित किया। सामाजिक संगठन। अपनी ग्रिड जैसी सड़कों, जल निकासी प्रणालियों और गढ़ों के साथ हड़प्पा शहरों का नियोजित लेआउट, केंद्रीकृत योजना और सामाजिक संगठन की उच्च डिग्री का सुझाव देता है। संसाधनों के प्रबंधन और सार्वजनिक कार्यों के समन्वय के लिए एक परिष्कृत शासन प्रणाली की संभावना थी। पर्यावरणीय कारक। जबकि सिंधु नदी ने उपजाऊ भूमि प्रदान की, यह बाढ़ भी लाई। हड़प्पा के लोगों ने बाढ़ सुरक्षा का निर्माण और सिंचाई और परिवहन के लिए नदी का उपयोग करके इस वातावरण के अनुकूल होना सीखा। परिपक्व हड़प्पा चरण। परिपक्व हड़प्पा चरण लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व ने सभ्यता के पूर्ण विकास को देखा। हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे प्रमुख शहरी केंद्र उभरे, जो अपने प्रभावशाली वास्तुकला, परिष्कृत बुनियादी ढांचे और मानकीकृत योजना की विशेषता रखते थे। ये शहर व्यापार, शिल्प उत्पादन और प्रशासन के केंद्र थे। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी, जो प्रारंभिक दक्षिण एशियाई समाजों की सरलता और संगठनात्मक क्षमता का प्रदर्शन करती है। पर्यावरणीय अनुकूलन। तकनीकी नवाचार और सामाजिक संगठन के जटिल अंतर्संबंध ने दुनिया की सबसे प्रारंभिक शहरी सभ्यताओं में से एक के विकास को सक्षम किया। मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग लगभग 10,000 ईसा पूर्व पुरापाषाण युग से नवपाषाण युग की ओर संक्रमणकालीन दौर था। इस युग की विशेषता सूक्ष्म पाषाण उपकरण, माइक्रोलिथ्स, थे, जो शिकार और भोजन संग्रह के लिए प्रयोग किए जाते थे। इस काल में आंशिक रूप से कृषि और पशुपालन की शुरुआत हुई। लोग अभी भी शिकारी संग्राहक थे, लेकिन धीरे धीरे आदिम खेती की ओर बढ़ रहे थे। मुख्य स्थलों में भीमबेटका, मध्य प्रदेश, बागोर, राजस्थान, आदमगढ़, लंगनाज और दमदमा शामिल हैं। भीमबेटका की गुफाओं में शिकार, नृत्य और अनुष्ठानों से संबंधित चित्र मिले हैं। मध्यपाषाण काल शिकार और कृषि के मिश्रण, अस्थायी आवास और सामाजिक संगठन की शुरुआती झलक प्रस्तुत करता है। हड़प्पा वासियों का धर्म और धार्मिक प्रथाएं। हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व की धार्मिक प्रणाली मुख्य रूप से प्रकृति पूजा, उर्वरता पूजा और अनुष्ठानिक प्रथाओं पर आधारित थी। माता देवी की मूर्तियों से उर्वरता पूजा का संकेत मिलता है। पशुपति मुहर, जिसमें 3 मुखों वाले देवता को जानवरों से घिरा दिखाया गया है, संभवतः भगवान शिव का प्राचीन रूप दर्शाती है। हड़प्पावासी वृक्ष और पशु पूजा करते थे। पीपल वृक्ष और सांड पवित्र माने जाते थे। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार को धार्मिक अनुष्ठानों से जोड़ा जाता है। कालीबंगन में अग्निकुंड, हवन कुंड के प्रमाण मिले हैं, जो अग्नि पूजा का संकेत देते हैं। हड़प्पा धर्म संभवतः वैदिक परंपराओं से जुड़ा हुआ था, लेकिन उनके लिपि के अपठनीय होने के कारण उनकी सटीक धार्मिक मान्यताओं को समझना कठिन है। प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था। प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व की अर्थव्यवस्था गायों पर आधारित थी। गायों को संपत्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। कृषि प्रारंभिक अवस्था में थी और लोग गेहूं, जौ और दालों की खेती करते थे। भूमि का स्वामित्व सामुदायिक था और कर प्रणाली विकसित नहीं हुई थी। व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। इस काल में कोई सुनियोजित नगर नहीं थे और लोग ग्रामों में रहते थे। समाज गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर था। चित्रित धूसर मृदभान संस्कृति, PGW कल्चर। चित्रित धूसर मृदभान संस्कृति 1200-600 ईसा पूर्व गंगायमुना दोआब क्षेत्र में विकसित हुई। इस संस्कृति की विशेषता मृदभांड, पॉटरी, थी, जो हल्के भूरे रंग के और काले चित्रों से अलंकृत थे। इस युग में लौह उपकरणों का प्रयोग बढ़ा, जिससे कृषि उन्नत हुई। धान, गेहूं और जौ की खेती की जाने लगी। मुख्य स्थल हस्तिनापुर, अहिच्छत्र और अतरंजी खेड़ा है।
यह संस्कृति वैदिक समाज के शहरीकरण और राज्य निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण था। बुद्ध की मुख्य शिक्षाओं पर चर्चा कीजिए। गौतम बुद्ध 563-483 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म के संस्थापक ने दुख से मुक्ति पाने के लिए ज्ञान, नैतिकता और ध्यान पर आधारित एक सरल मार्ग बताया। उनके उपदेश आत्मसंयम, नैतिक आचरण और सत्य की प्राप्ति पर केंद्रित थे। 4 आर्य सत्य, चतुर्वार्य सत्य। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों के माध्यम से जीवन के दुख और उससे मुक्ति का मार्ग बताया। दुख, दुखा, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सभी दुख का कारण है। दुख का कारण समुद्या, इच्छा, तृष्णा और आसक्ति दुख का मूल कारण है। दुख का निवारण निरोधा, तृष्णा को समाप्त कर दुख से मुक्त हुआ जा सकता है। दुख निवारण का मार्ग मैग्गा, अष्टांगिक मार्ग अपनाकर मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। 2 अष्टांगिक मार्ग 8 पाथ। बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाने की सलाह दी, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। सम्यक दृष्टि, 4 आर्य सत्यों को समझना। सम्यक संकल्प, सद्विचार रखना, क्रोध और द्वेष से बचना। सम्यक वाणी, सत्य बोलना और कठोर भाषा से बचना। सम्यक कर्म, हिंसा, चोरी और बुरे कर्मों से बचना। सम्यक आजीविका, नैतिक तरीकों से जीवन यापन करना। सम्यक प्रयास, अच्छे गुणों का विकास करना। सम्यक स्मृति, अपने विचारों और कार्यों के प्रति जागरूक रहना। सम्यक समाधि, ध्यान के माध्यम से मानसिक शुद्धि प्राप्त करना। 3 अनात्मा, नॉन सेल्फ और अनित्य, इम्पर्मनेंस का सिद्धांत। बुद्ध ने आत्मा के स्थायी अस्तित्व को नकारा। अनात्मा सिद्धांत। उन्होंने बताया कि संसार नश्वर है और हर चीज लगातार बदल रही है। अनित्य सिद्धांत। 4 कर्म और पुनर्जन्म। कर्म, अच्छे या बुरे कार्य के आधार पर पुनर्जन्म होता है। अच्छे कर्म सुखद पुनर्जन्म और बुरे कर्म दुखद पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। 5 पंचशील, नैतिक आचरण के 5 नियम। बौद्ध अनुयायी 5 नैतिक नियमों का पालन करते हैं। हिंसा न करें, सभी जीवों के प्रति दयालु बनें। चोरी न करें, ईमानदारी रखें। अशुद्ध आचरण न करें, नैतिक जीवन जिए। झूठ न बोलें, सत्यवादी बनें। नशीले पदार्थों से दूर रहें, मद्यपान और नशा न करें। 6 करुणा और अहिंसा का संदेश। बुद्ध ने अहिंसा, नॉन वायलेंस और सभी जीवों के प्रति करुणा और प्रेम को बढ़ावा दिया। 7 निर्वाण, मोक्ष। बुद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है, जहाँ व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र, संसार से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। निष्कर्ष, बुद्ध की शिक्षाएं नैतिकता, आत्मानुशासन और करुणा पर आधारित है। उन्होंने इच्छा, मोह और अहंकार को छोड़कर आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। उनकी शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में शांति, सहिष्णुता और आंतरिक शुद्धि का मार्गदर्शन करती है। भारत पर अलेक्जेंडर सिकंदर के आक्रमण का क्या पड़ा प्रभाव? भारत पर अलेक्जेंडर सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया, जिसका भारतीय राजनीति, सैन्य व्यवस्था और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। 1 राजनीतिक प्रभाव। सिकंदर के आक्रमण से उत्तर पश्चिमी भारतीय राज्य कमजोर हो गए, खासकर अम्भी, तक्षशिला और पौरुष, झेलम के राजा का शासन प्रभावित हुआ। इन राज्यों के पतन से मौर्य साम्राज्य के उत्थान का मार्ग प्रशस्त हुआ। भारतीय शासकों ने राजनीतिक एकता के महत्व को समझा, जिससे बाद में शक्तिशाली राज्यों का निर्माण हुआ। 2 सैन्य प्रभाव। सिकंदर की संगठित सेना, घुड़सवार सेना और युद्ध नीति से भारतीय शासकों ने नई रणनीतियां सीखी। यूनानी सैन्य तकनीक जैसे फैलैंक्स फॉर्मेशन का प्रभाव भारतीय युद्ध प्रणाली पर पड़ा। 3 सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव। सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत और यूनान के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ा। गांधार कला शैली यूनानी और भारतीय कला के मेल से विकसित हुई। व्यापारिक संपर्क बढ़े, जिससे भारत और पश्चिमी एशिया के बीच व्यापार और ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान हुआ। 4 ऐतिहासिक प्रभाव। यूनानी इतिहासकारों अरियन, स्ट्रैबो, मेगस्थनीज ने भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन का विवरण दिया,
जो इतिहास लेखन के लिए महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष। हालांकि सिकंदर का शासन भारत में लंबे समय तक नहीं रहा, लेकिन उसका आक्रमण राजनीतिक अस्थिरता, सैन्य नवाचार और भारत यूनान संपर्क को बढ़ाने का कारण बना। इससे मौर्य साम्राज्य के उदय और संस्कृति व व्यापार के विस्तार में सहायता मिली। मौर्यों के अधीन अर्थव्यवस्था और समाज पर एक निबंध लिखिए। मौर्य साम्राज्य 321-185 ईसा पूर्व प्राचीन भारत का सबसे संगठित और शक्तिशाली साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के शासन में यह आर्थिक समृद्धि और सामाजिक संरचना के मामले में उन्नत हुआ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज के इंडिका से हमें इस युग की विस्तृत जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। 1. कृषि। कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। भूमि कर, भाग, उपज का छठा भाग होता था। सिंचाई व्यवस्था और कृषि सुधारों का प्रबंध राज्य द्वारा किया जाता था। 2. व्यापार और वाणिज्य। व्यापारिक मार्गों से पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन और कलिंग जुड़े हुए थे। यूनान, फारस और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार होता था। छपे हुए सिक्कों, पंचमार्क्ड कॉइन्स का प्रयोग किया जाता था। 3. उद्योग और शिल्पकला। वस्त्र निर्माण, धातुकला और मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य उन्नत था। व्यापारियों और कारीगरों का श्रेणियों, गिल्ड्स में संगठन था। 4. कर प्रणाली। कृषि, व्यापार, वन और शिल्पकारों से कर वसूला जाता था। कर संग्रह का कार्य समाहर्ता, मुख्य राजस्व अधिकारी, संभालता था। 5. राज्य की भूमिका। बाजारों पर राज्य का नियंत्रण था। व्यापार और कृषि को सुरक्षा दी जाती थी। मौर्यकालीन समाज। 1. सामाजिक संरचना। समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था, लेकिन वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी। महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी। वे व्यापारी और प्रशासक भी बन सकती थीं। 2. धर्म और सहिष्णुता। मौर्य शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। अशोक के धम्म ने अहिंसा, सत्य और कल्याणकारी नीतियों पर बल दिया। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म शांतिपूर्वक सहअस्तित्व में थे। 3. नगर और ग्रामीण जीवन। पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला व्यापार और प्रशासन के मुख्य केंद्र थे। गांव आत्मनिर्भर थे और ग्राम प्रधान, ग्रामिक, प्रशासन संभालते थे। 4. जनकल्याणकारी नीतियाँ। अस्पताल, धर्मशालाएं और सड़कें बनाई गईं। निःशुल्क चिकित्सा और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दिया गया। निष्कर्ष। मौर्यकालीन शासन आर्थिक समृद्धि और संगठित सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। मौर्य शासकों की नीतियाँ बाद के साम्राज्यों, जैसे गुप्त वंश, पर भी प्रभावशाली रहीं। अशोक की धम्म नीति और कल्याणकारी योजनाओं ने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाजनपद। महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी और भारत के अन्य क्षेत्रों में विकसित 16 शक्तिशाली राज्य थे। ये राज्य गणराज्य, जैसे वज्जी, मल्ल, और राजतंत्र, जैसे मगध, कौशल, के रूप में संगठित थे। मुख्य महाजनपद थे मगध, कौशल, वत्स, अवंती, अंग, काशी, मल्ल और वज्जी। इनमें से मगध सबसे शक्तिशाली बना, जिसने आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। महाजनपदों की अर्थव्यवस्था कृषि, व्यापार और कर प्रणाली पर आधारित थी। तक्षशिला, राजगृह, कौशाम्बी जैसे नगर व्यापार के केंद्र बने। छपे हुए सिक्के, पंचमार्क्ड कॉइन्स, विनिमय के लिए प्रयोग किए गए। महाजनपदों ने भारतीय इतिहास में राजनीतिक एकीकरण और प्रशासनिक प्रणाली के विकास की नींव रखी। सातवाहन साम्राज्य। सातवाहन वंश, ईसा पूर्व पहली शताब्दी, तीसरी शताब्दी ईस्वी, दक्षिण भारत का पहला बड़ा शासक वंश था, जिसने मौर्यों के पतन के बाद दक्कन क्षेत्र पर शासन किया। सबसे प्रसिद्ध राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी थे, जिन्होंने शकों और कुषाणों को हराया। सातवाहन प्रशासन मातृवंशीय परंपरा पर आधारित था। उन्होंने बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया, जैसा कि अमरावती स्तूप और नासिक गुफाओं में देखा जा सकता है। सातवाहन अर्थव्यवस्था भूमि कर, व्यापार और समुद्री व्यापार पर निर्भर थी।
वे रोमन साम्राज्य और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार करते थे। सातवाहनों की नीतियां आगे चलकर चालुक्य और पल्लव शासनों के लिए मार्गदर्शक बनी। प्राचीन तमिलहम के 5 पर्यावरणीय क्षेत्र। संगम युग के दौरान तमिलहम, प्राचीन तमिलनाडु और केरल को 5 पारिस्थितिक क्षेत्रों तिंज में विभाजित किया गया था। कुरिंजी, पहाड़ी क्षेत्र, शिकारी और हाथी पालने वाले लोग यहाँ रहते थे। मुल्ली, वन क्षेत्र, पशुपालकों, अयार समुदाय का निवास स्थान। मरुदम, मैदानी क्षेत्र, यह कृषि के लिए उपयुक्त था। नेथल, तटीय क्षेत्र, मछुआरे और व्यापारी यहाँ बसते थे। पाला, मरुस्थली क्षेत्र, यहाँ डाकू और योद्धा रहते थे। यह पारिस्थितिक विभाजन तमिल समाज की आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना को दर्शाता है। मौर्य काल के पश्चात सिक्के। मौर्य साम्राज्य के बाद इंडो ग्रीक, कुषाण, शक और सातवाहन शासकों ने नई मुद्रा प्रणाली विकसित की। इंडो ग्रीक सिक्कों में राजा की छवि और यूनानी लिपियां थीं। कुषाण सिक्कों पर बुद्ध और हिंदू देवताओं के चित्र अंकित थे। सातवाहन और शकों ने सीसा, तांबा और चांदी के सिक्के जारी किए, जिससे व्यापार बढ़ा। रोमन सोने के सिक्कों की मौजूदगी बताती है कि भारत और रोम के बीच संपन्न व्यापारिक संबंध थे।